नमस्कार दोस्तों, मैं रामरोस यादव। आप देख रहे हैं अपना चैनल गुड लक कंपटीशन क्लासेस। आज जो करेंगे अम्ल भस्म और लवण, मतलब अम्ल क्षार और लवण के बारे में करेंगे। और ये अध्याय नंबर 2 होगा 10वीं क्लास का एनसीईआरटी का। टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम का जो इससे पहले वाला जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर, उससे आप जान सकते हैं कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एनसीईआरटी को प्रत्येक लाइन बाय लाइन करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। देखिए, टॉपिक का नाम है अम्ल क्षार और लवण। प्रत्येक को लाइन बाय लाइन करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं अम्ल क्षार लवण। देखिए, आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा और कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान अम्ल और क्षार के कारण होते हैं। देखिए, हम लोग कोई भी खाना खाते हैं और उसमें अगर भोजन अगर खट्टा है और कड़वा है तो इसका मुख्य कारण क्या है? अम्ल और क्षार के कारण हो पाता है। यदि आपके परिवार में कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो कौन से उपचार आप बताएंगे? बता रहा है कि यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति को अम्लता से पीड़ित है तो आप उसे कौन सा उपचार बताएंगे, कौन सा उपचार सुझाएंगे? देखिए, क्या हम लोग सुझाएंगे? देखिए, नींबू पानी बोलेंगे या तो पी लीजिए, नहीं तो सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन बोलेंगे पी लेने के लिए। क्या बोलेंगे पीने के लिए? या तो नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन। उपचार बताते समय आप किन गुणधर्मों का ध्यान रखेंगे? और आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। उपचार जो बताएंगे उस समय कौन सा गुणधर्म आप ध्यान रखेंगे? क्योंकि अम्ल और क्षार हमेशा एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा और बोल रहा है कि आप अवश्य ही इस जानकारी का उपयोग किया होगा। चलिए आगे, याद कीजिए कि कैसे हमने स्वाद चखे ही, कैसे बिना स्वाद चखे ही खट्टे और कड़वे की जांच कर की थी। आप सोचिए कि कैसे बिना स्वाद चखे किसी खट्टा और कड़वा चीज़ को हम लोग जांच करते हैं। आज आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आपको याद करना है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल नीले को क्या करता है? लाल करता है। अम्ल नीले को क्या करता है? लाल करता है। जबकि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यानी कि अम्ल नीले को लाल करता है और क्षार लाल को नीला कर देता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा लिटमस एक कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक होता है और हल्दी भी लिटमस तो प्राकृतिक सूचक है ही और हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है। क्या आपने ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी की दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो उस का धब्बे का रंग लाल भूरा हो जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जब जब कपड़े के ऊपर सब्जी का दाग लग जाता है और उस पर जब हम लोग साबुन रगड़ते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? तो लाल भूरा हो जाता है। लेकिन कपड़े में अत्यधिक जल से धोने पर के पश्चात फिर पीले रंग में हो जाता है और ज़्यादा कपड़े को आप धोइएगा तो उसके बाद उस कपड़ा का कलर पीला हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मिथेल ऑरेंज फिनोप्थिलीन का भी उपयोग कर सकते हैं। संश्लेषित सूचक का देखिए, एक तो प्राकृतिक सूचक होता है, प्राकृतिक सूचक होता है और एक संश्लेषित सूचक होता है। संश्लेषित सूचक का मतलब क्या है? जो इसे लैब में तैयार किया गया है। अब ये आपको याद रखना है, दो संश्लेषित सूचक का नाम मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। चलिए आगे देखते हैं। जितना भी सूत्र होगा प्रत्येक सूत्र को आप याद रखिएगा। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे को समाप्त करते हैं। अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। इस अध्याय में हम लोग अम्ल क्षार के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में होने वाली बहुत सी रोचक तथ्यों के बारे में भी पढ़ेंगे और हम लोगों के दैनिक जीवन में जो अम्ल और क्षार से जुड़ा हुआ जो क्या बोलते हैं पॉइंट होगा उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। अरे भाई, हाँ देखिए, लिटमस एक बैगनी रंग का रंजक होता है। आपको याद रखना है कि लिटमस का कलर कैसा होता है? बैगनी होता है। हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लिटमस का कलर कैसा होता है? बैगनी होता है।
जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन के पौधे से निकाला जाता है। लिटमस कैसा होता है, रंग का रंजक होता है, बैगनी रंग का रंजक होता है और इसे थैलोफाइटा समूह के लीचेन के पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग करते हैं हम लोग। कैसे उपयोग करते हैं सूचक की तरह? लिटमस विलियन जब न तो क्षारीय होते हैं न मतलब अम्लीय होती हैं, तब इसका कलर कैसा होता है? बैगनी होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पिटोनिया, जेरानियम, ये फूलों के पंखुड़ियाँ किसी अन्य अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। देखिए, लिटमस तो प्राकृतिक सूचक है ही, और इसका कलर कैसा होता है? बैगनी होता है। कब बैगनी होता है? जब न तो अम्लीय होती हैं और न ही क्षारीय होती हैं। और बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ और है, जैसे कि लाल पत्ता गोभी प्राकृतिक पदार्थ है, हल्दी भी है, हाइड्रेजिया है, पिटोनिया है और जेरानियम है। फूल ये सब कितना है, और कि फूलों की जो कुछ कुछ पंखुड़ी होती है वो होती है। तो ये अम्ल और क्षारक को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षार सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। तो ये सभी जितने भी हैं ये सब अम्ल क्षार सूचक और कभी कभी क्या कहते हैं? इसे सूचक कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अम्लों के और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। देखिए, प्रत्येक फॉर्मूला को आपको याद रखना है। प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारक, प्रयोगशाला में चलते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। देखिए, विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपको याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 और अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH के नमूने एकत्रित कीजिए। मतलब इस सभी अम्ल को हम लोगों को एकत्रित करना है। उसके बाद देखिए, ऊपर दिए गए विलयन के एक बूंद को वाच ग्लास पर रखिए और 2.1 के अनुसार सूचना तैयार कीजिए। बोल रहा है कि इस बूंद को, ये जो आप इकट्ठा किए हैं, इसको वाच ग्लास पर रखिए और ये जो सूचना दिया हुआ है, ये वाला सूचना इसमें आप लिखिए। लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनोल्फ्थीन और मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ इस विलयन के रंग में क्या परिवर्तन हुआ? बोल रहा है कि इसमें लाल लिटमस, नीले लिटमस और फिनोल्फ्थीन और मेथिल ऑरेंज के को जब इसमें मिलाएंगे तो इसके रंग में क्या परिवर्तन हुआ? अपने प्रक्षेपण को 2.1 में सारणी में लिखिए। इसमें बोल रहा है कि लिखने के लिए। उसके बाद देखिए, रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है होते हैं। देखिए, किसी भी पदार्थ को हम लोग कैसे जान पाते हैं कि यह अम्लीय है या क्षारीय है? जब उसमें, जैसे कि अम्ल में डालते हैं तो अम्ल, देखिए अम्ल क्या करता है? नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो उससे कलर में चेंजिंग से हम लोग पता कर लेते हैं कि ये अम्ल है और क्षारक है। तो देखिए, रंग में परिवर्तन के आधार से हमें पता चलता है कोई पदार्थ अम्लीय या क्षारीय है। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है कि अम्लीय से पता चलता है, गंध से भी पता चलता है। जिसकी गंध अम्लीयता या क्षारीयता में बदल जाती है, इसे गंधीय सूचक कहते हैं। तो जिसका देख कलर में चेंज हुआ तो उससे भी, रंग से भी पता कर पाते हैं और गंध से भी हम लोग पता करते हैं। आइए हम कुछ सूचकों की जांच करके देखते हैं। चलिए जांच करते हैं कुछ सूचकों की। देखिए, बारीक कटी हुई प्याज स्वच्छ कपड़े के टुकड़े के प्लास्टिक में थैले में बांध लीजिए। बारी से काट लीजिए, मतलब एक प्याज लीजिए, उसको बारी बारी से काट लीजिए और एक कपड़ा में बांध दीजिए। थैले को कसकर बांध दिए और पूरी रात फ्रिज में रख दीजिए। और उसको मतलब कपड़ा में जो प्याज को रखे हैं, पूरे प्याज को मतलब फ्रिज में रख दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल और क्षारक की जांच में किया जा सकता है। अब बोल रहा है कि ये जो कपड़ा है, इसके अम्ल और क्षारक का उपयोग कहाँ पर किया जा सकता है? इस कपड़े का उपयोग, ये जो क्या बोलते हैं, प्याज को जो कपड़ा में रखे थे, उस कपड़े का उपयोग अम्ल क्षारक के रूप में कर सकते हैं। इनमें से 2 टुकड़े लीजिए और उसकी गंध की जांच कीजिए। उसका टुकड़ा बोल रहा है लीजिए और जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उसके टुकड़े पर HCl की कुछ बूंदें डालिए या दूसरे पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डालिए। और उस कपड़ा पर बोल रहा है कि HCl का बूंद डाल करके और सोडियम हाइड्रोक्साइड का बूंद डाल करके जाँच कीजिए। दोनों टुकड़े को धोकर पुनः गंध की जाँच कीजिए और दोनों टुकड़ों को बारी बारी से धो करके उसके गंध को आप जाँच कीजिए। अपने प्रक्षेपण को देखिए, अपने प्रक्षेपण को लिखिए। अब थोड़ा तनु वेनिला, लौंग का तेल
और इसके गंधों को जांच कीजिए। बोल रहा है कि तनु मतलब गंधीय सूचक में वेनिला भी है और लौंग भी है। तो बोलता है कि तनु वेनिला और लौंग के तेल लीजिए और इसकी गंध की जांच कीजिए। एक परखनली में HCl की बूंद और दूसरे में सोडियम हाइड्रोक्साइड का बूंद ले लिए और दोनों परखनलियों में स्पेंस बूंदों डालकर उसको हिलाइए। दोनों परखनली में वो बूंद डाल करके HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का बूंद डाल करके जांच कीजिए और इसकी गंध की पुनः जांच किया। इसकी कलर की जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव नहीं आता है तो उसको दर्ज कीजिए। अब बोल रहा है कि यदि गंध में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो उसको आप जांच कीजिए। इसी प्रकार HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड और लौंग के तेल के गंध में आए परिवर्तन की जांच कीजिए। बोल रहा है कि इसी प्रकार मतलब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लौंग का तेल में जो गंध में परिवर्तन आता है उसे गंधीय सूचक बोलेंगे और उसको बोल रहा है जाँच करने के लिए। आगे देखिए, अपने प्रक्षेपण के आधार पर वेनिला, प्याज, लौंग, तेल इसे गंधीय सूचक या अल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। अल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक है, तो याद रखना है वेनिला गंधीय सूचक है, प्याज गंधीय सूचक है, लौंग गंधीय सूचक है, ये सभी गंधीय सूचक है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो देखिए, तो अभी तक आपने जो पढ़ा है जो सूत्र उसको याद रखिए। इसके बाद अगला वाला लेक्चर में हम लोग करेंगे कि अम्ल और क्षारक कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगला टॉपिक में तुरंत करेंगे। चलिए इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपका दिन शुभ हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।